हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स के ईयर 1997 एंड 1998 में आए थे। हमारा मकसद होगा क्वेश्चंस को डिस्कस करना और क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना। याद रखिए, जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, उनके कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ओशियन करंट से है तो ओशियन करंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीट होता है, उसका सेम क्वेश्चन रिपीट होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सवालों को। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशियन करेंट्स इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में जो ओशियन करेंट्स हैं उनके डायरेक्शन में चेंज आता है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन इज हाफ एन ओशियन, इंडियन ओशियन हैज़ मानसून ड्रिफ्ट, Indian Ocean is a landlocked ocean, Indian Ocean has variation in salinity। इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है बी। मॉनसून विंड की वजह से इंडियन ओशियन के जो करंट्स हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। साल भर में वो लोग अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज करते हैं। देखिए, ये है विंटर में। आप देख पा रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है, ये वाला पार्ट, इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको देखिए आप, अभी ये चल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहा है। देखिए जा रहा है ना, इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इन करंट का। यहाँ देखिए, ये काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ भी काउंटर क्लॉकवाइज। यही डायरेक्शन समर में चेंज होकर के क्लॉकवाइज हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर पे समर में साउथ वेस्ट मानसून चलती है, जिस कारण से हमारे यहाँ जो इंडिया का जो लैंड है वहाँ पे बारिश होती है। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन गया। ध्यान रखिए, ये जो चेंज है डायरेक्शन में, ये केवल नॉर्थ इंडियन ओशियन में होता है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसमें होता है, साउथ वाला पार्ट में नहीं होता। देखिए साउथ वाला पार्ट जो था पहले से ही एंटी क्लॉकवाइज था, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज है और पहले भी ये एंटी क्लॉकवाइज था। देख रहे हैं? ठीक है, तो देखिए चेंज कहाँ हुआ? चेंज केवल नॉर्थ इंडियन ओशियन वाले पोर्शन में हुआ। तो अभी जब हम लोग जो इंडियन ओशियन का जो करंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके कौन कौन से करंट है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये आगे जा करके बाइफरकेट हो जाता है और जो पहला पार्ट है वो मिलता है मोजाम्बिक करंट से, और जो दूसरा पार्ट है, पहला हो गया ये वाला और दूसरा चला जाता है, ये मिल जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में। ये वाला पार्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिलकर के आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, फिर ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से होकर के ये फिर से फ्लो करता है और एक पूरा सर्किल पूरा करता है। तो आप ध्यान रखिए, जो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है वो होता है मानसून विंड की वजह से। तो मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर हो गया बी। ओशियन, जो इंडियन ओशियन है इसके पास मानसून ड्रिफ्ट है। अगला सवाल है, A group of small pieces of rock revolving around the sun between orbits of Mars and Jupiter are called meteors, comets, meteoroids, asteroids। देखिए, meteors क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, meteoroids क्या होते हैं ये बताया था मैंने आपको पिछले लेक्चर में। ये है मेरा अर्थ, ये है इसका एटमॉस्फेयर। अगर कोई बॉडी एटमॉस्फेयर के बाहर है तो उसे हम लोग कहते हैं meteoroid। अगर ये एटमॉस्फेयर के अंदर आ गया, अंदर जी जल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं मेटियोर्स। और अगर एक से ज़्यादा बॉडी है तो हमें एक बारिश की तरह दिखती है। देखिए, ये जो बॉडी है ये एटमॉस्फेयर में आने के बाद एटमॉस्फेयर से घर्षण करके जलने लगती हैं, और अगर एक से ज़्यादा बॉडी हुई तो इसे हम लोग कहते हैं मेटियोर शावर। देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉडी है, इसे हम लोग कहते हैं मेटियोर शावर। अब देखिए, अगर ये बॉडी अगर एटमॉस्फेयर में नष्ट हो गई तो ठीक है, मगर अगर ये बॉडी ज़मीन पर पहुंच गई तो इसे हम लोग कहते हैं मेटेरियोइड्स। यहाँ पर देखिए टी है, टी का मतलब होता है टच। इसे हम लोग टी के नाम मतलब ऐसे हम लोग याद रखते हैं एक तरह से। तो मेटेरियोइड नहीं होता, मेटेरियोइड नहीं होता, कॉमेट नहीं होता, एस्टेरॉयड होता है। एस्टेरॉयड जो होते हैं वो छोटे छोटे बॉडीज़ होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं। देखिए यहाँ पे ये है मार्स और ये है जुपिटर, दोनों ग्रह के बीच में एक बेल्ट है, इसे हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ये देख रहे हैं आप, इसे हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट।
तो ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो किसके किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर है डी, एस्ट्रॉयड्स। देखिए जो ये क्वेश्चन आया था एस्ट्रॉयड वाला वो आया था 1997 में। अगले साल यूपीएससी ने एस्ट्रॉयड पे एक और सवाल पूछ दिया। सवाल क्या था? देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एस्ट्रॉयड्स, ये पूछा था 1998 में। पहला स्टेटमेंट है एस्ट्रॉयड्स आर रॉकी डेब्रिस ऑफ वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। हाँ सही है, पहला सही हो गया। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड्स आर स्मॉल बट सम हैव डायमीटर एज ह्यूज एज 1000 किलोमीटर, इसे हम लोग प्लेटनॉइड्स कहते हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट। अगला देखिए, द ऑर्बिट्स ऑफ एस्ट्रॉयड्स लाइज बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। सही है क्या? सैटर्न नहीं था, मार्स था। देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ है मार्स और यहाँ है जुपिटर, दोनों ग्रह के बीच में ये बेल्ट पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया 1 और 2, 3 गलत है, तो जहाँ जहाँ 3 है वो काट दीजिए आप। मेरा आंसर मिल गया सी। ये जो सवाल है ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है डेट। तो देखिए, इफ़ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड व्हाट शुड बी द IST व्हेन इट इज़ नून एट इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन पे अभी नून है, वहाँ पे दोपहर है, मतलब 12 बज रहे हैं वहाँ पे। तो देखिए हमें बताना है कि इंडिया में कितना बज रहा होगा। तो देखिए अभी क्या होता है, अभी रोटेशन होता है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। तो जो भी कंट्री इस GMT के ईस्ट में है उसे हम लोग कहते हैं अहेड। मतलब कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो इधर हमें ऐड करना पड़ेगा और इधर जो कंट्री पड़ेगी उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग आगे हैं तो हम लोग प्लस करते हैं। अगर GMT पे 12 बज रहा होगा तो हमारे कितना बज रहा होगा? 12 प्लस 5:30। हमारा जो कंट्री है IST है, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो अब देखिए अगर हमारे पृथ्वी ऐसे रोटेट करने के बजाय अगर ऐसे रोटेट करने लग जाए तो क्या होगा? जो भी कंट्री GMT के इस साइड पड़ेगा उसमें होगा प्लस, मतलब कि ये अहेड होगा, AHEAD, ठीक है। देखिए और जो भी कंट्री GMT के इस साइड होगा वो होगा बिहाइंड। तो अगर कोई कंट्री बिहाइंड है तो क्या करना होता है? उसमें से माइनस करना होता है। देखिए जो भी कंट्री पहले इस साइड था वहाँ होता था माइनस, और जो भी कंट्री इस साइड था वहाँ करते थे हम लोग प्लस। अब क्या हो जाएगा? अब उल्टा हो जाएगा, जो भी कंट्री इस साइड होंगी वहाँ होगा प्लस और जो भी कंट्री इस साइड होंगी वहाँ होगा माइनस, क्योंकि ये अब बिहाइंड में है। अब अर्थ का रोटेशन उल्टा हो चुका है। तो देखिए अगर GMT पे 12:30 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ कितना अगर GMT पे 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा? हम 12 बजे में से 5.5 घंटा माइनस कर देंगे तो कितना होता है? 6:30 सुबह। इतना समय हो रहा होगा हमारे इंडिया में। तो मेरा आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए, 6:30 आवर्स। बाकी कंट्रीज़ का यहाँ पे मैंने IST दिखा दिया है। इसको हमने क्लास 6 का जो NCERT है ज्योग्राफी का वहाँ से लिया है। देखिए अभी GMT है वहाँ पे, यहाँ पे हमारे इंडिया का जो टाइम जोन है वो यहाँ पे है। देखिए इंडिया GMT से 5.5 घंटा आगे है, पाकिस्तान 5 घंटा आगे है, चाइना 8 घंटा आगे है, बांग्लादेश 6 घंटा आगे है। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज़ ने GMT के हिसाब से अपने टाइम सेट किए हैं। इसे हम लोग कहते हैं लोकल टाइम। तो इंटरनेशनल डेट लाइन से आगे जाएंगे तो क्या होगा, पीछे जाएंगे तो क्या होगा, आप याद रखिए। अगर रोटेशन नॉर्मल है, मतलब कि अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है हमारी पृथ्वी, तो जो भी कंट्रीज़ डेट लाइन के ईस्ट में है वहाँ पर होगा प्लस, जो भी कंट्री डेट लाइन के वेस्ट में है वहाँ पर होगा माइनस। क्या माइनस? GMT का जो समय है उतना माइनस। जैसे कि देखिए GMT पे बज रहा था 12, हमें क्या चाहिए? हमें 5.5 घंटा प्लस करना है। अगर पृथ्वी उल्टी घूम रही होती, पृथ्वी अगर ऐसे घूम रही होती तो क्या होता? जो भी इधर माइनस कर रहे थे वो अब प्लस करेंगे और जो भी इधर प्लस कर रहे थे वो अब माइनस करेंगे। अब हमें
5.5 घंटा करना पड़ेगा। तो हमने अभी करके दिखाया आपको। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द अर्थ? ऑप्शंस हैं पोलैरिस, अल्फा सेंचुरी, सन, सिरियस। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आप ध्यान से बनाइएगा। इसका जवाब आप सोच लीजिए, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं। उम्मीद है आपने ये सवाल कर लिया होगा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने बी ऑप्शन मारा होगा, अल्फा सेंचुरी। मगर देखिए यहाँ पे कह रहा है स्टार विच इज़ नियरेस्ट टू द सन। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि सन के अलावा, ये है सन, ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य ही तो है ना। तो जब आपसे कहे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला स्टार कौन सा है, तो आपको कहना है सन। अगर वो पूछे कि सन के अलावे कौन सा है, सन को छोड़ करके सबसे नज़दीक कौन सा है, तब आपको दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, मगर एग्ज़ाम में काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। अगर आप प्रेशर में होंगे तो आप सन नहीं मारेंगे, आप कोई और ऑप्शन लगा देंगे। तो इसी को चेक करने के लिए यूपीएससी ने ये सवाल दिया था। तो एग्ज़ाम में आपको दिमाग ठंडा करके सवाल करना है। अगले क्वेश्चन में यूपीएससी ने आपको एक मैप दिया है, उसमें 4 नदियाँ दिखाई गई हैं। नदी नंबर 1, नदी नंबर 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। आपको बताना है कि ये चारों नदियाँ के नाम क्या क्या हैं। देखिए आपको एक हिंट दिया गया है, ये जो कंट्री है ये नेपाल है। मतलब कि जो चारों नदियाँ हैं वो नेपाल से होकर के पास करेंगी। तो अब आप बताइए कौन सी नदी है। देखिए सबसे पहली नदी यहाँ पर ये है कोसी। अगर आप इस रंगीन मैप में देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पर है ये कोसी, आगे है यहाँ पे गंडक, फिर एक नदी यहाँ पे है और एक नदी यहाँ पे है। तो जो पहले नंबर की नदी है वो है कोसी, 1 नंबर हो गया कोसी। सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है गोमती। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है ये वाली नदी। ये कौन सी नदी थी? ये थी, देखिए ये वाली नदी थी, ये थी घाघरा नदी। थर्ड पे थी घाघरा। फोर्थ पे कौन सी नदी है? फोर्थ पे है गंडक। देखिए यहाँ पे ये है गंडक नदी जो कैसे गई है, ये है फोर्थ पे गंडक। तो हमने अपना आंसर निकाला। पहले पे है कोसी, तो ये सी और डी कट गया। दूसरे पे हमें नहीं मालूम था, तीसरे पे है घाघरा, तीसरे पे हमने निकाला घाघरा, यहाँ पे मुझे ए मिल गया आंसर। चलिए इसकी और जो कुछ नदियाँ हैं वो देख लेते हैं अभी। देखिए ये है यमुना नदी, इसकी जो राइट ट्रिब्यूटरी है कौन 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 सी है? ये है बेनास, जो जाकर चंबल में मिलती है, चंबल जा करके सीधे यमुना में मिलती है, देखिए ऐसे। फिर आगे है बेतवा, ये मिलती है जा करके ऐसे, ये भी जाके यमुना मिलती है, राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी। फिर है तामसा, फिर है यहाँ पे सोन मिलती है जा करके यहाँ आगे गंगा में। देखिए यहाँ पर है इलाहाबाद, यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का जो होता है संगम होता है इलाहाबाद में। देखिए यहाँ पे आप आगे आइएगा तो अब केवल गंगा है, गंगा में आगे मिलती है सोन, ये है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और इसके राइट से आके मिलती है गोमती, यहाँ से घाघरा, गंडक और कोसी मिलती है आकर के यहाँ पे। आगे जाएंगे तो गंगा नदी पे एक डैम है फरक्का डैम, इस पे हम लोग सवाल करेंगे आगे एक। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, ऐसे आती है और यहाँ पे टर्न कर जाती है। यहाँ पर उसको एक ट्रिब्यूटरी मिलती है, इसका नाम होता है लोहित। आगे मिलती है इसे सुबनश्री, और कौन सी नदी है? देखिए यहाँ पे आगे जब ये आएगा तो यहाँ से बराक घूम करके यहाँ से इधर मिलता है। फिर इसको यहाँ पे मिलता है तीस्ता रिवर, और ये आकर के फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ये है माउथ ऑफ गंगा। यमुना वाला अगर आप और रिफाइन देखना चाहते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ से मिलती है आकर के चंबल, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी। अभी केन और बेतवा को जोड़ने की बात चल रही है। यहाँ से आती है गंगा, दोनों आकर के मिलते हैं इलाहाबाद में। फिर जो चंबल नदी दिख रही है आपको, चंबल नदी में जाकर के मिलती है काली सिंध। चंबल देखिए यहाँ से चली है, यहाँ आकर मिलती है काली सिंध, बनास और क्या है ये पार्वती। ये सब नदियाँ जाकर के चंबल में मिलती है, चंबल जाकर के अल्टीमेटली यमुना में आकर के मिलती है। ये जो मैप है ये हमने लिया है एनसीईआरटी किताब से। यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा जो राइट साइड में है। देखिए यहाँ पर है महानदी रिवर,
फिर है यहाँ पे कोलेरू लेक, ये है नागार्जुन सागर यहाँ पे है, फिर ये है कावेरी रिवर यहाँ पे देख सकते हैं, ये है तुंगभद्रा, ये है कृष्णा रिवर जाकर गिरती है ये बे ऑफ बंगाल में। फिर जो वेस्ट में जाकर गिरती है यहाँ पर है तापी और नर्मदा। ध्यान रखिए, तापी और नर्मदा जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये पश्चिम में फ्लो करती है, ईस्ट टू वेस्ट जाकर के गिरती है। और बाकी जो रिवर्स थी, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, ये सब वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। यहाँ पर है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, यहाँ है पुलिकट लेक। ध्यान रखिए, जो चिल्का लेक है वो ऊपर है, पुलिकट लेक नीचे है। फिर यहाँ पे है वेमनाड लेक, और यहाँ आप देख रहे हैं कृष्ण सागर रिजर्वायर है यहाँ पे। आप एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे तो ये नदियाँ ऐसी आएंगी। सबसे पहले आएगी महानदी, फिर यहाँ पे आएगी गोदावरी, फिर उसके नीचे है कृष्णा, फिर है कावेरी। कृष्णा के नीचे है कावेरी। कावेरी जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर के फ्लो करता है, और ये जो कृष्णा नदी आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्रा से होकर के फ्लो करता है। फिर जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के फ्लो करता है। हम लोग देखते हैं अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। कंडीशन, पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, दूसरा है थर्मल कंडीशंस, तीसरा ऑकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, चौथा है ऑकरेंस ऑफ ओजोन। जब भी मार्स के लिए कोई मिशन जाता है नासा का या इंडिया का, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि वो लोग आइस कैप्स और वहाँ पे जमे हुए वाटर, फ्रोजन वाटर की सर्च में जाते हैं। अभी हमारा जो मंगलयान है वो भी आसमान में चक्कर काट रहा है, मार्स का जो ऑर्बिट है उसके ऊपर है। मंगलयान ने, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने जो मंगल ग्रह है उस पर लैंड नहीं किया है, उसके ऊपर ही चक्कर काट रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अकरेंस ऑफ आइस कैप्स एंड फ्रोजन वाटर, सी। अगला सवाल है, अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड बिटवीन लैटिट्यूड्स ऑफ 5 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ टू 40 डिग्री साउथ। आप ध्यान रखिए कि साउथ हेमिस्फेयर में ज़्यादा लैंड नहीं है, ज़्यादा लैंड कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो डी ऑप्शन को हम ऐसा ही काट सकते हैं। अब देखिए आगे सवाल, जो इक्वेटोरिया, ये है मेरा पृथ्वी, ये है इक्वेटर, इंडिया है ऐसे और इसके बाद है चाइना ऐसे। फिर ये जो है ये आपको मिलेगा 14-15 डिग्री के ऊपर, मतलब कि यहाँ पर शायद है 12 डिग्री के आसपास कुछ है, और इसके ऊपर जाएंगे आप तो मेरा जो मोस्ट, देखिए यहाँ पर हो गया 1 बिलियन और 1.3 या 4 बिलियन यहाँ पे हो गया, 1.2 तो हमारा ही है। तो अगर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं तो आप ये पाएंगे कि जो 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में है जो, इसके बीच में आपको 2 मोस्ट पॉपुलेट कंट्री मिलेंगी, इंडिया और चाइना। और इसके बाद जो यूरोपियन एरिया है वो इसी के बीच में पड़ता है। तो मेरा मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा है, बी, 20 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ। जो पहला ऑप्शन है इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी हार्श क्लाइमेट रहने के कारण ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, और 40 डिग्री टू 60 डिग्री यहाँ पर भी हार्श क्लाइमेट रहने के कारण ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। देखिए यहाँ है 40 और यहाँ है 60, देखिए यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। जो पॉपुलेशन है वो चाइना का जो कोस्टल एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर पॉपुलेशन है, और पूरा इंडिया में पॉपुलेशन है। फिर इसके बाद आप आते हैं यूरोपल रीजन, यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन है। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया बी। अगले सवाल में हमें म्यांमार का एक मैप दिया गया है और यहाँ पे एक नदी दिखाई गई है, ये है रिवर। आपको ये बताना है कि ये जो नदी दिखाई गई है वो कौन सी नदी है, इरावदी, मेकोंग, चौप्रया या साल्विन। तो आप इसका मैप देखिए, ये है म्यांमार। म्यांमार में आप देखेंगे तो जो इरावदी नदी है वो म्यांमार के सेंटर के थोड़ा सा वेस्ट में है, मतलब कि यहाँ पर है इरावदी नदी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखिए मेकोंग, मेकोंग म्यांमार के काफ़ी ईस्ट में है, यहाँ से पास होती है मेकोंग। देखिए आप मेकोंग यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। तो मेकोंग हमने काट दिया।
अब बात आती है साल्विन की, तो इसका आंसर है साल्विन। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये है साल्विन, तिब्बत से निकलती है और म्यांमार से होकर के पास करती है यहाँ पे और जा करके अंडमान सी में गिरती है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी नदी जो निकलती है तिब्बत से? एक है इंडस। देखिए जो जो इस एरिया से निकल रही है वो सब तिब्बत से निकल रही है, तिब्बत प्लेटू। यहाँ है माउंट कैलाश, यहाँ से निकलती है इंडस, यहीं से निकलती है सतलज और यहीं से निकलती है गंगा। और देखिए यहाँ पर से निकलती है येलो रिवर जो कि चाइना से होकर पास करती है, यांगजी, मैकोंग और साल्विन। तो ये सारी नदियाँ थी जो तिब्बत प्लेटू से होकर के निकलती हैं। यहाँ पे मैंने जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी कुछ नदियाँ दिखाई हैं। देखिए मेकोंग कभी कभी थाईलैंड और लाओस का बाउंड्री भी बना जाता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये बाउंड्री बन जाती है। ये है मून रिवर जो कि थाईलैंड में बहती है। फिर यहाँ पर है, देखिए थाईलैंड में बहती है ये वाली चौपियाल रिवर, और जो मेकोंग थी वो ये रिवर है। ये है वियतनाम और ये है हो ची मिन्ह सिटी। यहाँ पर है गल्फ ऑफ टोंकिन, ये वाले देख रहे हैं आप, ये है गल्फ ऑफ टोंकिन। ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ है अंडमान सी, और ये है गल्फ ऑफ मर्तबान। देखिए यहाँ पे ये है रंगून, ये है बे ऑफ बंगाल जो कि आप देख ही रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक आइलैंड की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। कह रहा है फ्रॉम एके टू फार नॉर्थ वेस्ट टू टॉरस स्ट्रेट इन द ईस्ट इज 5000 माइल ऑलमोस्ट एज फार एज फ्रॉम लंडन टू बगदाद। द आर्चिपेलागो हैज़ 14,000 आइलैंड। ये जो है ये आइलैंड का समूह है। सम मेयर इक्वेटोरियल रॉक्स, अदर सम ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस डिस्क्रिप्शन फिट्स व्हाट? वेस्ट इंडीज, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया। देखिए ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ये सारे आइलैंड से मिल करके बने हैं। जैसे देखिए इस मैप में आप देख रहे हैं ये फिलीपींस है, इसमें भी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं। आप जब इस कंट्री को देखेंगे, वेस्ट इंडीज़ को देखेंगे, वहाँ पर भी कई सारे आइलैंड्स हैं। जापान में भी कई सारे आइलैंड्स हैं। फिलीपींस तो मैंने दिखाई है आपको। इंडोनेशिया जो है इसमें 14,000 के करीब आइलैंड्स हैं। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब इंडोनेशिया है, ये वाला इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर देखिए ये है टॉरस स्ट्रेट। क्या रहा था, यहाँ से शुरू होता है और टॉरस स्ट्रेट पर ख़त्म होता है। कई सारे आइलैंड हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ काफ़ी बड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इंडोनेशिया। अगर आपको पता होगा कि टॉरस स्ट्रेट कहाँ पे है तो आप इसका जवाब आसानी से बता सकते हैं। टॉरस स्ट्रेट के कहीं आसपास भी नहीं है वेस्ट इंडीज़, तो हमने ए काट दिया, हमने बी काट दिया। अब ऑप्शन आता है फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में। तो देखिए ये है इंडोनेशिया और ये है फिलीपींस। टॉरस जो है नीचे है, तो आप लगा सकते थे अंदाज़ा कि इसके नीचे इंडोनेशिया के नीचे है ये। तो इसका आंसर है डी, इंडोनेशिया। फिलीपींस नहीं है। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, यहाँ पर आपको रिस्क लेना होगा, आप गेस ले सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आप 2 से ज़्यादा जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर दें तो उसे आप लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको 5 नदियाँ दी गई हैं और 4 लोकेशन दिए गए हैं। मैच द रिवर्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी ऑन द गिवन मैप। ये आपको मैप दिया हुआ है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पर आपको बताना है कि ए ये कौन सा नदी है, बी ये कौन सा नदी है, सी ये कौन सा नदी है और डी ये कौन सा नदी है। आपको दिया हुआ है, पहला है सेंट लॉरेंस, दूसरा है ओरिनोको, तीसरा है मैकेंजी, चौथा है अमेजॉन, पांचवा है युंकुन। तो देखिए अमेजॉन को आप काट सकते हैं। अमेजॉन यहाँ पर है ऐसे, ये इधर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जो फोर्थ था वो काट दिया। कहाँ फोर्थ है, देखिए फोर्थ, बी को ये फोर्थ कह रहा है, अमेजॉन यहाँ पर तो नहीं है, तो मैंने सी काट दिया। एक और देखिए आगे, इस डी ऑप्शन में कह रहा है कि सी है जो अमेजॉन है। यहाँ पर अमेजॉन है क्या, नहीं ना, तो मैंने डी भी काट दिया। अब देखिए बी ऑप्शन, ए कह रहा है 5, ए है 5 मतलब कि ए यंकुन है। तो अभी तक हम लोग अपने सीमित जानकारी के अनुसार हम लोग केवल 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हैं, सी और डी। अभी भी हमें ए और बी में शंका है। तो अगर आपको थोड़ा और कंफर्म करना है तो आप इस मैप में देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए इस मैप को देखिए, यहाँ पर है ओरिनोको,
और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है ऊपर में मैकेंजी रिवर, ये है यूकून रिवर, यहाँ पर है सेंट लॉरेंस, मतलब कि ईस्ट में है सेंट लॉरेंस, और सबसे वेस्ट वाला जो पार्ट है ये है रोकून रिवर। तो ये ए हो गया रोकून रिवर, ए मिलेगा मेरा 5 से। ए कौन सा 5 है? बी है, बी मेरा ऑप्शन मिल गया A5, तो बी मेरा सही हो गया। इसको लगा देते हैं। और देखिए अभी मैंने कहा कि सबसे ईस्ट में है सेंट लॉरेंस, तो जो सी हो गया वो हो गया सेंट लॉरेंस। सी मेरा 1 मैच कर रहा है, तब भी सही है। तो ये था, ए है यूकून, बी है मैकेंजी, सी है सेंट लॉरेंस और डी है ओरिनकोको। इसमें आप देख सकते हैं कितना गैप है, ये है ओरिनकोको और यहाँ पर है अमेजोन। देखिए यहाँ ये वाला पार्ट। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम कोंकण रेलवे? आपके ऑप्शंस हैं गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। अगर आपको पता होगा कि कोंकण कहाँ पे पड़ता है तो आप तमिलनाडु तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। देखिए जो कोंकण रेलवे है वो पास होती है वेस्टर्न कोस्ट पे, ये जो दिख रहे हैं आप, ये है कोंकण रेलवे। तो देखिए जो तमिलनाडु है वो तो इस साइड है, तमिलनाडु जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो मैंने तमिलनाडु जहाँ जहाँ है मैंने उसको काट दिया। जब मैंने तमिलनाडु काट दिया तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा जो था ए, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला वाला। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया। अगला सवाल है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया गया है क्लाइमेटिक कंडीशंस और लिस्ट 2 में दिया गया है रीजन्स उन कंडीशंस के। पहला है मद्रास इज़ वार्मर देन कलकत्ता। दूसरा है स्नोफॉल इन हिमालय, रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, सतलज गंगा प्लेन गेट्स सम रेन इन विंटर। इन सब फेनोमिनन के जो रीजन्स हैं वो इस साइड दिए गए हैं, ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, ड्यू टू एल्टीट्यूड, ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन, ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड ड्यू टू लैटिट्यूड। आपको मैच करना है। तो देखिए मद्रास इज़ वार्मर देन कलकत्ता, मद्रास है यहाँ पे, कोलकाता है यहाँ पे, यहाँ पर है इक्वेटर। तो जो भी एरिया इक्वेटर के नज़दीक होगा वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। तो इक्वेटर के नज़दीक कौन है? मद्रास की कोलकाता। मद्रास इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए मद्रास कोलकाता से ज़्यादा गर्म है। तो मेरा आंसर क्या हो गया? ए मैच कर गया यहाँ 5 से, डी से, लैटिट्यूड से, एल्टीट्यूड से नहीं, डी से। स्नोफॉल इन हिमालय, हिमालय आपको ध्रुवीय प्रदेश में नहीं पड़ता, फिर भी यहाँ पे स्नोफॉल होती है। क्यों? क्योंकि हिमालय की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, ड्यू टू एल्टीट्यूड। बी का आंसर हो गया 2। और देखिए रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, यह है इंडिया, यहाँ है वेस्ट बंगाल, यहाँ है पंजाब। ऐसे आई मानसून विंड्स, एक आती है ऐसे। तो देखिए जो भी मानसून विंड ऐसे आती है तो जो बे बंगाल वाला जो है यहाँ से पानी उठा करके, यहाँ से वेपर उठा करके फिर से वो लैंड की तरफ चलती है। तो अगर आप इसका पैटर्न देखें तो जो भी एरिया इस साइड पड़ेगा वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, इस साइड जाने पे आपको बारिश कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बारिश होगी वेस्ट बंगाल में, उसके बाद अगर हम अंदर जाते जाएंगे तो बारिश कम होती जाएगी। तो वेस्ट बंगाल के बाद कम बारिश होगी पंजाब में। तो रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, वाई? ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे जैसे हम लोग सी से दूर जाएंगे वैसे वैसे हवा में जो वेपर है उसकी संख्या कम होती जाएगी। जब हवा में ह्यूमिडिटी कम रहेगी तो बारिश कम होती जाएगी, यही कारण है। तो सी का आंसर कौन सा हो गया? सी मैच कर गया 4 से। तो सी मैच किया 4 से, सी में और ए में। मैंने बी और डी काट दिया। ए मैच किया था 5 से, ए मैच किया था 5 से, तो मुझे मेरा आंसर तो पहले ही मिल गया सी, मैंने ए काट दिया। ये है आंसर। बाकी भी देख ही लेते हैं। मैंने ए समझा, बी समझा और सी समझा। सतलज गंगा प्लेन गेट सम रेन इन विंटर, दिस इज ड्यू टू वेस्टर्न डिप्रेशन। इस कारण से होता है, जो जेट स्ट्रीम होती हैं वो इस साइड से ऐसे आती हैं और इस प्लेन में सर्दी में बारिश होती है। अगले क्वेश्चन में आपको एक मैप दे रखा है, आपको 4 रीजन दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है, इन रीजन के नाम पहचानने हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं रिवर वैली रीजन, आपको पहचानना है ए, बी और सी अरेंज्ड कौन सा है, ए, बी, सी और डी। ए क्या है? रिफ्ट वैली, बी क्या है? छत्तीसगढ़ प्लेन,
रेंज शैडो रीजन एंड छोटा नागपुर। तो पहचानिए यहाँ पर आपको हर ऑप्शन में यही 4 दिए हुए हैं, बस आपको उल्टा करके लिख रखा है, इसको अरेंज कर दिया है। छत्तीसगढ़ प्लेन, छोटा नागपुर प्लेटू, रिफ्ट वैली रीजन और रेंज शैडो रीजन। तो जो ए जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है वो एक रिफ्ट वैली है। इस रिफ्ट वैली से होकर के नर्मदा रिवर पास करती है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नर्मदा रिफ्ट वैली। तो ए मेरा क्या हो गया? ए हो गया रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा। अगला देखिए, ये जो है ये रेंज शैडो रीजन है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो वेस्टर्न घाट के इस साइड में बारिश कर देती हैं। ये पूरा पहाड़ है, ये पूरा एरिया हिली रीजन है, तो इस साइड में बारिश कर देती है। और देखिए इसको आप ऐसे देखिए, ये है पहाड़, इधर से मॉनसून विंड्स आई, यहाँ पर बारिश हो गई, सारी बारिश यहीं पे हो गई। अब जब विंड पार करके इधर आएगी तो इस विंड में बहुत कम ह्यूमिडिटी रहेगी। ह्यूमिडिटी कम होने के कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं रेंज शैडो रीजन। इसे हम लोग कहते हैं रेंज शैडो रीजन। ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये रेंज शैडो रीजन है। तो डी मेरा हो गया रेन शैडो रीजन। तो सबसे अंतिम में क्या होना चाहिए? रेंज शैडो। यहाँ पे सबसे अंतिम में छोटा नागपुर है, ये गलत हो गया। यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ रिफ्ट वैली रीजन हो गया, ये गलत हो गया। तो मेरा बी और सी में से कोई ऑप्शन होगा। ए मैंने क्या कहा था? ए मैंने कहा था रिफ्ट वैली। ए होना चाहिए रिफ्ट वैली, बी कह रहा है छत्तीसगढ़ प्लेन, तो मेरा बी गलत हो गया, मेरा आंसर मिल गया सी। ए इज रिफ्ट वैली रीजन और डी इज रेंज शैडो रीजन। अगर आपको बी और सी में कन्फ्यूजन हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप ए और डी से ही सवाल सॉल्व कर लेते। वैसे आपको बता दूं कि जो सी है वो छोटा नागपुर प्लेटू है और बी जो है वो छत्तीसगढ़ प्लेन है। देखिए इसको आप और ऐसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये वाला है नर्मदा की रिफ्ट वैली और यहाँ पे है आपको छोटा नागपुर प्लेटू और ये जो दिख रहा है आपको ये है छत्तीसगढ़ प्लेन। देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो वाला वेस्टर्न घाट वाला शैडो रीजन। देखिए यहाँ है वेस्टर्न घाट, ये वाला देख रहे हैं जो, और यहाँ पे कह रहा है कि मानसून रेन स्किप अ लार्ज पार्ट ऑफ सेवरल इंडियन स्टेट, clouds loaded with moist air dulls the western side of coastal mountain. When they reach the area of Deccan basalts, they are mostly wrung out and offer only diesels to farmers. That's why this region is called rain shadow region. तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल में आपको एक मैप दिया गया है और यहाँ पे आपको 4 रीजन बताए गए हैं, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि इन रीजन्स में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। द प्रेडोमिनेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन द एरिया मार्क्ड बाय ए, बी, सी एंड डी। अरेंज करके बताना है। देखिए आपको पता लग गया होगा कि ये वाला जो एरिया है ये है नेपाल, तो यहाँ पर आपको दिखेगा बिहार और यहाँ से शुरू हो गया यूपी। तो ये जो पूरा एरिया है वो यूपी बिहार का एरिया है, आपको बताना है ये। तो अगर हम इसको बड़े मैप में देखें तो देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ बोली जाती है मगधी, ये मगध का एरिया है, गया औरंगाबाद वगैरह वगैरह। यहाँ है बोली जाती है मैथिली, इसके आगे बोली जाती है भोजपुरी, आगे जाएंगे तो बोली जाती है अवधी और आगे जाके बोली जाती है ब्रजभाषा। तो अगर आप यहाँ पे अरेंज करके देखें तो जो डी है, डी ऊपर बोली जाती है मैथिली, नीचे बोली जाती है मगधी। सी हो गया एरिया जहाँ पर आपको एरा वगैरह पड़ता है, आरा जो है ना बिहार का एरिया, वहाँ पर यहाँ बोली जाती है भोजपुरी। आगे जाएंगे इधर पड़ता है यूपी का एरिया है, यहाँ पड़ता है अवधी, और आगे जाएंगे तो यहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा। तो ए हो गया ब्रजभाषा, बी क्या हो गया? बी हो गया मेरा अवधी। सी क्या था? सी था यहाँ पे, ये है भोजपुरी। और डी क्या हो गया था? डी था मैथिली। तो ब्रजभाषा सही है, बी काट दिया हमने, डी काट दिया हमने, ब्रजभाषा सही है। अंतिम में है सबसे मैथिली, ये हमने अवधि काट दिया तो मेरा ए भी कट गया। सी मेरा आंसर हो गया ब्रजभाषा, अवधि, भोजपुरी और मैथिली। ब्रजभाषा, अवधि, भोजपुरी और मैथिली, सी मिल गया आंसर मुझे। अगर आपको और भाषाओं के बारे में जाननी है तो आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ बोली जाती है काश्मीरी, यहाँ बोली जाती है पहाड़ी भाषा यहाँ बोली जाती है, यहाँ मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, भील यहाँ है, गुजराती, मराठी, तेलुगु, उड़िया, गोंडी, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ बंगाली है, कन्नड़ है और
तमिल है तमिलनाडु में, यहाँ मलयालम है केरला में, और कौन कौन सी भाषा है यहाँ आपको मिलेगी, छत्तीसगढ़ी, यहाँ ऊपर है पंजाबी, यहाँ है हरियाणवी, यहाँ है मेवाती, यहाँ है कच्छी। ये जो पाठ है ये पाठ है मालवा प्लेटू का, यहाँ बोली जाती है मालवी। अगला सवाल है फरक्का बैरेज पे। सवाल पूछ रहा है द कैनाल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फरक्का। ये सवाल हमने सॉल्व करने के लिए नहीं लिया है, यहाँ पर हमें फरक्का के बारे में डिस्कशन करना है। अभी बिहार के सीएम ने ये कहा था, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि फरक्का डैम के कारण काफ़ी ज़्यादा सिल्टेशन होती है वहाँ पे, और जिस कारण से जो बिहार है वहाँ की नदियों में बाढ़ आता है। दैट्स वाई फरक्का ब्रिज काउजेज ए कर्स फॉर बिहार। तो हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फरक्का रिवर बनाया गया है गंगा रिवर पे। इसका काम क्या है? इसका काम है गंगा में से पानी डाइवर्ट करना हुगली नदी में। ऐसे आती है गंगा रिवर, बाइफरकेट होकर के यहाँ बह जाती है हुगली, और इधर चले जाती है गंगा आगे बांग्लादेश में। तो फरक्का रिवर करती क्या है कि पानी को डाइवर्ट करके इसमें लाती है, ताकि जो कोलकाता हार्बर है वहाँ पे डिसिल्टेशन किया जा सके। जो गाद होती है वो जा करके वहाँ पर नदी के मुंह पर जम जाती है, जिस कारण से जो पोर्ट होता है वो ब्लॉक होने के चांसेस रहता है। तो देखिए, अगर कोई पोर्ट है उसको आपको मैनुअली ड्रेजिंग करनी पड़ती है, उसकी खुदाई करनी पड़ती है, ताकि वहाँ पे जो बड़े शिप हैं वहाँ पे आ सकें। तो एक तो हो गई मैनुअल, आपको पूरा मशीन लेकर के वहाँ पे उसको ड्रेजिंग करनी पड़ेगी। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इधर से पूरे प्रेशर में आप पानी छोड़िए, यहाँ पर जो गाद जमी होगी, जो मिट्टी जमी होगी, वो अपने आप बह करके आगे चली जाएगी। इस बैरेज का यही काम था, ये पानी डाइवर्ट करने का काम करता था। मगर चूंकि ये पानी डाइवर्ट करता है, जो अगर डाइवर्ट नहीं करता तो क्या होता, पानी पूरा जाता बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश को इससे आपत्ति है, बांग्लादेश ये कह रहा है कि इसे हटाना चाहिए, पानी पूरा आगे फ्लो होना चाहिए अनहिंडर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फरक्का ब्रिज है वो गंगा नदी में बना हुआ है, वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए, ये आई गंगा, गंगा यहाँ है, यमुना यहाँ है, यहाँ मिल गया इलाहाबाद के पास, आगे आई, यहाँ पर है फरक्का ब्रिज, ये है जो हुगली नदी है यहाँ से, और यह आगे बढ़ गई बांग्लादेश में। अब हम आपको देंगे कुछ सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला सवाल है, आपको ये बताना है कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सेकंड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यमुना की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गंगा की उत्पत्ति और यमुना की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया हैज़ रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग, दामोदर, महानदी, सोन और यमुना। इन तीनों सवालों का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप अपने लिए एक काम और कीजिए कि कौन कौन से रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है और कौन कौन सी रिवर वेस्ट फ्लोइंग है, आप इसका एक लिस्ट बना लीजिए। ये लिस्ट आपको काफ़ी काम आएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में सवाल को सॉल्व करने में। तो ये सब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।